हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे डिजीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो सामान्य लक्षण से शुरू होता है, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, और ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ऐसे में अगर सामान्य मानकर इसे छोड़ा जाए तो कभी कभी ये पेशेंट की जान भी ले सकता है। जी हाँ, मैं आज स्वाइन फ्लू डिजीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। स्वाइन फ्लू क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, सारे पॉइंट्स आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। उसके पहले कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी और आप मेरे वीडियोज़ को वॉच कर पाओगे। स्वाइन फ्लू 2009 टू 2010 में शुरू हुआ और ये एक पेंडेमिक रूप लिया था, जिसमें कि काफ़ी लोगों की जान गई और डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा वायरस ए के नाम से भी जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस ए ऑर्थोमैक्सो वायरस ग्रुप ए से बिलोंग करता है। स्वाइन फ्लू का पहला प्रकोप मैक्सिको में देखा गया था, जो कि 2009 में हुआ था। फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंजा वायरस ए ज़्यादातर विंटर सीजन में फैलते हैं, या हम कह सकते हैं जब नमी होती है, यानी कि बरसात वाली सीजन में भी स्वाइन फ्लू फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो स्वाइन फ्लू के वायरस होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए एक बेटर इन्वायरमेंट विंटर ही होता है। फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि इन्फ्लुएंजा वायरस फैलता कैसे है। दरअसल ये हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो सबसे पहले हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। जब रिस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाता है तो ऐसे में स्नीजिंग, कफिंग और कुछ रनी नोज भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर किसी भी पेशेंट के या किसी पर्सन के हम टच में आते हैं जो इन्फ्लुएंजा वायरस पॉजिटिव है, तो उनके जो माइक्रो ड्रॉप्स हैं जो उनके कफिंग के दौरान माउथ से निकलता है, वो हमारे कपड़े पे या हमारे हैंड में कहीं पे भी अगर उनके माइक्रो ड्रॉप्स पड़ते हैं तो वो हमारे बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं, जिससे कि अदर पर्सन में भी इन्फ्लुएंजा वायरस फैलने का रिस्क होता है। कई बार हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं पेशेंट के, कई बार इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी आते हैं, जैसे उसके सराउंडिंग किसी भी चीज़ को हमने टच किया है और हमने हैंड वॉशिंग नहीं की है तो भी हमें चांसेस हैं कि इन्फेक्शन हमारे तक स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस ए अदर पर्सन में भी फैलता है। अब एक पॉइंट मैं ये बताती हूँ कि इन्फ्लुएंजा वायरस ए का खतरा किस एज फैक्टर में ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, इसके लिए 4 ग्रुप्स होते हैं जिनमें इन्फ्लुएंजा वायरस ए अपना प्रकोप दिखाता है। जो 5 से लेकर के 16 साल तक के बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है और उनमें ये इन्फेक्शन जल्दी से लगने का चांस होता है। और दूसरा होता है फ्रेंड्स एबव 65 ईयर, अगर 65 साल से ज़्यादा उम्र के कोई ओल्ड एज पर्सन है तो उनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है और उनमें भी ये इन्फेक्शन जल्दी लगने के चांस होते हैं। एंड थर्ड हमारा होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट वुमेन में डिजीज उनमें जल्दी लग जाता है, बिकॉज जो बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, उनकी खुद की इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू चल पाए। तो इस वजह से कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन में लग जाने के बाद उनकी अपनी इम्यूनिटी उसको किल नहीं कर पाती और ये डिजीज कॉज कर देती है। उसी तरीके से जैसे ये 2 एज पर्सन होते हैं जो इसके लिए रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे ओल्ड एज और चिल्ड्रन, वैसे ही प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी इसका इन्फेक्शन ईजिली हो जाता है। और 4th पॉइंट में हम बात करते हैं उनको जो एड्स से पीड़ित हैं, या जो कह सकते हैं HIV पॉजिटिव हैं, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं जिनमें ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग चल रही होती है और उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है। कुछ ऐसे ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट भी होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ऐसे कुछ जो एज ग्रुप और ऐसे जो पर्सन है जिनमें ये ईजिली इन्फेक्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स जानने के बाद हमें और भी जानकारी मिल जाती है कि हम कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं उस डिजीज से। पहला सिम्टम्स है हाई ग्रेड फीवर। पेशेंट को कफ होगा और गले में दर्द हो सकता है, जिसे हम सोर थ्रोट कहते हैं। हेडेक एंड मसल एक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। एंड फटीग, पेशेंट काफ़ी थका थका रहेगा, ड्राउजी रहेगा, डायरिया भी हो सकता है। और ये इन्फेक्शन जो है वो 5th डेज तक पेशेंट में रह सकता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। फ्रेंड्स, 80 to 90% लोगों में ये नॉर्मल सिम्टम्स शो होता है और फिर धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है और वो रिकवर कर जाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि ये नॉर्मल सिम्टम सीवियरिटी में चेंज हो जाते हैं। ऐसे 10% लोग होते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि इसके कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, 80 to 90% में मैंने बताया कि ये नॉर्मल सिम्टम्स शो होते हैं, फिर पर्सन जो है वो रिकवर कर जाता है, उसके में ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं आते हैं। बट
10% ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जैसे है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अगर आपको ये सिम्टम्स के साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, यानी सांस लेने में समस्या हो रही है, दम घुटने जैसा लग रहा है, तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स है। सेकंड है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया को हम कह सकते हैं हमारे लंग्स में फ्लूइड का भर जाना। ऐसे में CO2 और O2 का जो एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो ये लंग्स इन्फिल्ट्रेट जैसी कंडीशन भी देखी जाती है। एंड फोर्थ में हम रखते हैं एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि ARDS। तो फ्रेंड्स ये थे कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स। अब इससे भी अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है तो कौन से सिम्टम्स देखे जाते हैं फ्रेंड्स? फिर हमारा आता है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से या हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेट कर रहा है। जैसे कि सीजर्स आ सकते हैं पेशेंट को, इंसेफेलाइटिस हो सकता है। इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाना, और बैक्टीरियमिया कह सकते हैं हमारे ब्लड में इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फैलना, इसे कहते हैं बैक्टीरियमिया। फ्रेंड्स ये थे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। अब चलते हैं हम डायग्नोसिस की तरफ। अगर आप में ये सारे सिम्टम्स हैं, यानी कि आपके अंदर स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो डॉक्टर कौन से ऐसे डायग्नोज करते हैं, कौन से ऐसे टेस्ट करते हैं जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि आप स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हैं? सबसे पहले तो होता है CBC, ESR, VBG। CBC जो कि आपका हीमोग्राम है, ESR और VBG करते हैं ब्लड गैस देखने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा H1N1। H1N1 का टेस्ट बताता है कि पेशेंट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव है या निगेटिव है। CRP टेस्ट होता है। H1N1 और CRP टेस्ट जो है इसका रिजल्ट 24 to 48 आवर्स में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है चेस्ट एक्सरे। आपके लंग्स में इन्फेक्शन कहाँ तक स्प्रेड हुआ है ये जानने के लिए चेस्ट एक्सरे काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट में हमें ध्यान रखना होता है हाइड्रेशन का। पेशेंट का प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर डाइट देनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, और पेन किलर्स भी इनमें हेल्पफुल होता है अगर पेशेंट को पेन है, बॉडी एक है। तो हॉस्पिटलाइजेशन की नीड हो जाती है अगर पेशेंट का SpO2 लेवल डाउन जा रहा है या ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही है। तो अगर पेशेंट का H1N1 रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो ऐसे में एंटीवायरल ड्रग्स थेरेपी भी यूजफुल होती है। अगर पेशेंट अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में वेंटिलेशन की भी जरूरत पड़ती है। अब लास्ट पॉइंट जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रिवेंशन या प्रिकॉशन। फ्रेंड्स इसका प्रिवेंशन इस तरीके से किया जा सकता है कि अपने आसपास का इन्वायरमेंट हम क्लीन रखें, क्योंकि आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन रखने से सिर्फ स्वाइन फ्लू ही नहीं, काफ़ी ऐसे वायरस हैं जो नहीं फैल पाते हैं। साथ के साथ पर्सन को अपनी हाइजीन मेंटेन करके भी रखनी चाहिए। अगर हम एक मेडिकल फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो ऐसे में हमें अपने हैंड हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट को टच करने से पहले, टच करने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए या हैंड रब करना चाहिए। अगर हम किसी H1N1 पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो ऐसे में हमें PPE किट को वेयर करना चाहिए। ये सब कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। और अगर आपके घर में किसी में ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे फीवर है, कफ है, कोल्ड है, बॉडी एक है, हेडेक है, उस पर्सन को एटलीस्ट 5 to 7 डेज आइसोलेट करके रखना चाहिए। अगर स्वाइन फ्लू नहीं है तो पेशेंट रिकवर कर जाएगा, बट अगर पेशेंट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव है, H1N1 पॉजिटिव है, तो किसी और में फैलने का खतरा नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। स्वाइन फ्लू के वैक्सीनेशन भी होते हैं। कोई अगर मेडिकल फील्ड में है, वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन उसके लिए हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स ये जो स्वाइन फ्लू वायरस होते हैं इनके वेरिएशंस चेंज होते रहते हैं, इनका जीन म्यूटेशन होता है, तो ये अलग अलग रूप लेकर के वायरस हमारे सामने आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी नंदिनी स्टडी पॉइंट पे अच्छी लगी होगी। फिर ऐसे ही और कई सारी वीडियोज़ को लेकर के मैं अपने चैनल पर आती रहूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।